जय हिंद सब। और कैसे हैं आप सब? पिछली कुछ कक्षाओं से हम लगातार शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं भाषा शिक्षण के उपागम। ये उपागम क्या मामला है जी? देखो, उपागम को आंग्ल भाषा में हम अप्रोच कह सकते हैं। आप जब भी किसी कक्षा में पढ़ाएंगे तो आपका उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को सिखाना। आपका उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को सिखाना। इसका मतलब समझिएगा। तो आप बच्चों को सिखाने के लिए कोई रणनीति तो अख्तियार करेंगे। भाई, आप भाषा के अध्यापक बनेंगे तो आपका उद्देश्य होगा भाषा के तत्वों का ज्ञान करवाना, ध्वनि का ज्ञान कराना, वर्णों का ज्ञान कराना, शब्दों का ज्ञान कराना, उपवाक्यों का ज्ञान करवाना, वाक्यों का ज्ञान करवाना। ये आपका उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है। तो अब आप कोई ना कोई जो एक तरीका अपनाएंगे, जिस तरीके के माध्यम से बच्चों को ये तमाम चीजें हम सिखा पाए, उसे ही क्या कहते हैं? उपागम। उपागम शब्द का शाब्दिक अर्थ एक साधन भी होता है। वैसे तो भाषा शिक्षण के साधन अलग से पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक है, श्याम पट्ट है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ये बाकी तमाम चीजें तो अपन देखेंगे। लेकिन यहाँ उपागम का भी मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, एक अर्थ होता है साधन, कि आप कौन सा तरीका अपनाएं जिस तरीके के माध्यम से बच्चों तक आपकी बात पहुंचे और आप भाषा के तत्वों का उनको क्या करवा पाए? ज्ञान करवा पाए। तो देखिएगा, आपके पास दो तरीके हैं। उससे पहले मैं एक उदाहरण के माध्यम से और समझाऊं। जैसे आप पाठ योजना बनाते हैं। पाठ योजना क्यों बनाते हैं? कोई भी पाठ आपको बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना और वो पाठ आपको बच्चों को सिखाना है, उसके लिए आप पहले एक रणनीति तैयार करते, उस रणनीति को तो पाठ योजना कहते हैं। अब वो पाठ योजना लेकर के आप कक्षा में गए, रणनीति तो है। अब उस पाठ योजना को बच्चों तक पहुंचाने के लिए आप अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे ना। कभी आपको आवश्यकता महसूस होगी मुझे ये करना चाहिए, कभी आपको आवश्यकता महसूस होगी प्रश्न पूछने चाहिए, कभी आपको आवश्यकता होगी कि मुझे पुनर्बलन देना चाहिए। ये भी तो कौशल है। प्रश्न कौशल, पुनर्बलन कौशल, ये सब कौशल है। ठीक है। आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो पाठ योजना तो उपागम है, और उस पाठ योजना को सिखाने के लिए जो तरीके अपनाई वो शिक्षण विधियां हैं। उपागम और शिक्षण विधि का अंतर समझना। आपने जो पाठ योजना बनाई, एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, वो तो क्या है? उपागम। और उस पाठ योजना को बच्चों तक पहुंचाने के लिए आपने जो तरीके अपनाए वो क्या है? शिक्षण विधियां। अब आपका उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है कि आपको भाषा के तत्वों का बच्चों को ज्ञान कराना है। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं उपागम के। वैसे हर्बर्ट विधि भी एक तरह का उपागम ही है, दल शिक्षण भी आपका उपागम ही है, ये सब उपागम ही है। लेकिन मुख्य तौर पे अपन दो उपागम मानते हैं। एक तो होता है पाठ संसर्ग उपागम, एक होता है रचना शिक्षण उपागम। इसका कंसेप्ट समझ लेना क्या है मसला। देखो, पाठ संसर्ग उपागम क्या है? एक तरीका तो होगा कि आप जब भी कोई पाठ पढ़ाएंगे, तो आपके पास आपके विषय की पाठ्य पुस्तक तो होगी। जब भी आप कोई पाठ पढ़ाएंगे तो पाठ पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को भाषा के तत्वों का ज्ञान करवाएंगे। पाठ संसर्ग उपागम, संसर्ग मानी साथ में। समझना, इसकी विषय वस्तु काफी कम उपलब्ध हो पाती है, ध्यान से समझना। आपने बच्चों को किताबें दे दी, पाठ है आपका, पाठ्य पुस्तक है, आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को भाषा के तत्वों का आपने ज्ञान करवाए, वो तो क्या है? पाठ संसर्ग उपागम। अब पाठ पढ़ाते पढ़ाते कैसे ज्ञान करवा पाएंगे भैया? भाषा के तत्वों में क्या आता है? उच्चारण आता है। ध्वनि होगी तो उच्चारण होगा। तो पाठ जब आप पढ़ाओगे तो पाठ में हजारों शब्द रहने वाले हैं, आप उनका उच्चारण भी करने वाले हैं। आप आदर्श वाचन करेंगे, पीछे पीछे आपके बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। तो अनुकरण वाचन के दौरान आप ये ध्यान रखेंगे किस प्रकार के शब्दों के उच्चारण करने में बच्चों को बाधा आई, तो आप उन शब्दों का अलग से उच्चारण करवा सकते हैं, उनको श्याम पट्ट पर लिख सकते हैं कि भैया आपको इस प्रकार में दिक्कत आ रही है। अब मान लीजिए, समझे ना, उनको रे की मात्रा वाले किसी शब्द में दिक्कत आई, उष्ट्र बोलने में दिक्कत आई, तो आपने वैसे दो चार शब्द लिख दिए, उष्ट्र, राष्ट्र आदि, और आपने वह ध्वन्यात्मक विधि का प्रयोग कर लिया ना। तो आपने अप्रोच तो क्या बनाई? अप्रोच मानी उपागम, कि पाठ पढ़ाते पढ़ाते मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो पाठ संसर्ग उपागम। अब उसके दौरान आपको बीच में कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, उच्चारण संबंधित त्रुटि आई तो आपने ध्वन्यात्मक का प्रयोग कर लिया। ठीक है। अब शब्द, पाठ में कई प्रकार के शब्द भी आएंगे साहब,
तो आप उन शब्दों की रचना का ज्ञान भी करा सकते हैं कि देखो भैया इस शब्द का अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये है, ये शब्द इस संधि से बना है, या इसमें ये उपसर्ग जुड़ा है, या इसमें ये प्रत्यय लगा है, या ये इस समास से इसकी क्या हुई है, रचना हुई है, ये रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। भाई आप पाठ पढ़ाते समय आपके पास सैकड़ों शब्द आने वाले हैं, तो आप बच्चों को उनका भी क्या दे सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपको निबंधात्मक पाठ लेकर के बैठे, बड़ा पाठ लेकर के बैठे हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के वाक्य भी आएंगे। कई जगह साधारण वाक्य आएंगे, कई जगह मिश्र वाक्य आएंगे, कई जगह संयुक्त वाक्य आएंगे। अर्थ के आधार पर हम देखें तो कई जगह निषेध होगा, कहीं प्रश्न होगा, कहीं इच्छा होगी, कहीं आज्ञा होगा। क्रिया के आधार पर देखें तो कहीं कर्तव्य प्रधान होगा, कहीं कर्म प्रधान होगा, कहीं भाव प्रधान होगा। एक तो आप अलग से व्याकरण पढ़ाएं बच्चों को, अलग से कहीं ये साधारण वाक्य, ये मिश्र वाक्य, देखो ये संयुक्त वाक्य, इस वाक्य का अर्थ संकेतार्थक है, ये विस्मयादि बोधक है। एक आप पाठ पढ़ा रहे हैं, उसमें उसका प्रयोग हो रखा है, तो ज्यादा ठीक तो प्रयोग वाली स्थिति रहेगी। भाई एक तो अलग से आप उनको सिद्धांतों का ज्ञान कराएं, एक उन उदाहरणों का जीवंत प्रयोग होता देखे बच्चा, या भाई ये विस्मयादि बोधक है, इस नाटक के इस वक्ता ने ऐसा बोला, इसको आश्चर्य हुआ, इस भाव का बोध हुआ, इसलिए ये विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। एक तो अलग से उदाहरण दो, एक उन उदाहरणों का प्रयोग होते बच्चों को दिखाओ। ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, प्रयोग होते दिखाऊंगा। तो पाठ पढ़ाते पढ़ाते भी भाषा के तत्वों का ज्ञान कराने का अवसर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। एक चीज का कम अवसर मिलेगा आपको, वर्तनी शिक्षण का, क्योंकि पाठ तो पहले से ही लिखा हुआ है जी। आप तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन करके पढ़ा रहे हैं, तो आपको वर्तनी शिक्षण के इसमें कम अवसर मिलते हैं। हालांकि यदि आप सजग रहें तो आप वर्तनी शिक्षण भी करवा सकते हैं। कैसे? पाठ पढ़ाते पढ़ाते आपको तो समझ में ही आ जाएगा ना कि ऐसे ऐसे शब्दों को बच्चों को लिखने में जटिलता आती है, आप उनको छांट लीजिए, लिख लीजिए। बच्चों को विशेष तौर पे उन पे ध्यान देने के लिए कहिए। जैसे बीच में कोई शब्द आ गया, मान लीजिए आ गया भगीरथ, तो आप बच्चों को टोको, देखो बेटा ये भगीरथ होता है, लोग इसको भागीरथ बोलते हैं, ये एक्चुअली में भगीरथ होता, तो बच्चे का उसके थोड़ा सा ध्यान जाएगा। आपने बोला जी ये द्वारका होता है, लोग द्वारिका बोलते हैं, द्वारका होता है, इसमें एक ही मात्रा नहीं आएगी, सॉरी एक ही वर्तनी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें वर्तनी शिक्षण के वैसे अवसर कम मिलते, क्योंकि बच्चे तो नहीं लिख रहे ना, ठीक है, लिखा हुआ पहले से, आप कह सकते हैं उनको। तो ये तो कौन सा उपागम हो गया भैया, पाठ संसर्ग। कौन सा? संसर्ग मानी साथ में, संसर्ग मानी साथ। पाठ पढ़ाते पढ़ाते साथ में भाषा के तत्वों का क्या करवा दिया, ज्ञान। अब आप सैद्धांतिक ज्ञान तो खूब दे चुके हो बच्चों को, सैद्धांतिक ज्ञान तो खूब दे चुके हो, अब आपको उस ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना है। उसके लिए आपके पास रचना शिक्षण उपागम है। रचना शिक्षण में कैसे? रचनाएं दो प्रकार की होती है, एक तो मौखिक रचना और एक लिखित रचना। मौखिक रचना में क्या होता है, भाषण आ गया, आपकी वाद विवाद आ गया, आशु भाषण आ गया, ये सब वार्तालाप आ गया, ये सब क्या है, मौखिक है। और लिखित में क्या आ गया, भाव पल्लवन आ गया, संक्षिप्तीकरण आ गया, निबंध आ गया, पत्र लेखन आ गया, ये सब क्या है, रचना शिक्षण, लिखित रचना है। अब आपने बच्चों को हजारों शब्दों का ज्ञान करवा रखा है, आपने बच्चों को हजारों शब्दों का क्या करवा रखा है, ज्ञान करवा रखा है। कई प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर भी आपने बच्चे को सिखा रखे हैं, कई प्रकार के उच्चारण भी बच्चे को आपने सिखा रखे हैं। अब एक तो बच्चे ने माइंड में सीख रखे हैं, अब जब वो खुद उसका प्रयोग में लेगा तो ज्ञान ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। होगा या नहीं होगा? अरे भाई उसके उच्चारण कैसे हैं, जब वो भाषण देगा तब पता चलेगा ना, ठीक है। उसके कितने पर्यायवाची आत्मसात है, जब वो वार्तालाप करेगा तब पता चलेगा जी, ठीक है। उसकी वर्तनी कितनी शुद्ध है, जब वो लिखेगा तब पता चलेगा। उसने दूसरे लेखकों के द्वारा प्रयोग किए गए वाक्य तो देखे हैं, शब्द तो देखे हैं, भावों का प्रवाह तो देखा है, खुद प्रयोग करेगा तो उसका ज्ञान क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। उसकी कमियों का ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। तो ये जो रचना शिक्षण वाला है, इसमें आपको जब आप लिखित रचना करवाएंगे तो आपको वर्तनी शिक्षण के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लिखेगा आपको दिखाएगा तो आप चिन्हित करोगे, देखो भाई यहाँ यहाँ वर्तनीगत क्या हुई है, त्रुटियां हुई है। तो आपको भाषा के तत्वों का ज्ञान करवाने के लिए सामान्य तौर पर ये दो तरीके आप अपना सकते हैं। पहला, पाठ पढ़ाते पढ़ाते, दूसरा बच्चे को खुद प्रयोग करने के लिए कहना। तो आपने बच्चे को जो सैद्धांतिक ज्ञान दिया, हालांकि केवल वो सैद्धांतिक नहीं है, कोई भी पाठ है तो उस पाठ में किसी लेखक ने तो उसका प्रयोग कर रखा है ना। तो आपने दिया, सैद्धांतिक ज्ञान दिया और उस सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग होते दिखाया,
लेकिन वो व्यावहारिक प्रयोग किसी अन्य ने कर रखा है। और जब रचना शिक्षण आएगा तो आप उस ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने के लिए किसको प्रेरित करेंगे? बच्चे को प्रेरित करेंगे। बच्चा खुद प्रयोग में लेगा। मान लीजिए आपको साहब पर्यावरण के बारे में काफी चीजें, कोई निबंध पढ़ा दिया, कई आपको मालूम है, अब आपको खुद निबंध लिखना पड़ रहा है, तो आपने जिन तथ्यों का चयन कर रखा है उसको कितने क्रमबद्ध तरीके से लिख पाते हैं आप। आज तक आपने जो कुछ सीखा उसका निचोड़ उसमें दिखने वाला है जी। ठीक है, तो सैद्धांतिक ज्ञान किसमें मिल गया? पाठ संसर्ग में। और उसका प्रयोगात्मक रूप किसमें आ गया? रचना शिक्षण में। किसमें आ गया? रचना शिक्षण में। तो ये क्या है साहब? आपका उपागम। अब आपको उसके बीच में कई प्रकार की विधियां अपनानी पड़ सकती है। मान लीजिए आपको कविता पढ़ा रहे, कविता तो आप आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन भी करवा सकते हो, बीच में रसास्वादन भी काम में ले सकते हो, आप समीक्षा भी ले सकते हो, तुलना भी ले सकते हो। नाटक चल रहा है तो आपको कौन सी विधि काम में लेनी है वो आप प्रयोग में ले सकते हो। तो उपागम मानी एक ऐसी योजना जिससे आप बच्चे को सिखा पाए। माइंड में तो एक रणनीति बनानी पड़ेगी, भाई इस पाठ में मुझे ध्वनि तत्वों का, भाषा तत्वों का ज्ञान कैसे कराना। पाठ पढ़ाते पढ़ाते करना है या बच्चों को, दो बच्चों को खड़ा कर लिया जी, वाद विवाद करो, एक बिंदु दे दिया, तो आप उस बच्चे ने उस बिंदु के बारे में जितना कुछ पढ़ रखा उसका निचोड़ थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। दूसरे लेखकों के द्वारा उस बिंदु पर लिखे गए विचार तो उसने पाठ संसर्ग में देखे, लेकिन अब उस बिंदु पे वो खुद अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। वहां लोगों के द्वारा उसका जीवंत प्रयोग देखा, यहां वो उसका खुद जीवंत प्रयोग कर रहा है। दोनों ही स्थितियां सिखाने के लिए क्या है? ठीक है। पाठ संसर्ग में वर्तनी शिक्षण के कम अवसर मिलते हैं, रचना शिक्षण में जब लिखित रचना करेगा तो वर्तनी शिक्षण के भी पर्याप्त अवसर बच्चे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए उपागम। भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा शिक्षण के उपागम। देखिए, शिक्षण की प्रणाली को ही उपागम कहते हैं। जो आपके पढ़ाने का जो प्रणाली है उसी को क्या कहते हैं? उपागम कहते हैं। शिक्षण की प्रणाली को ही उपागम कहते हैं। शिक्षण की प्रणाली को ही उपागम कहते हैं। उपागम को उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं। 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 अगली पंक्ति में लिखिए, शिक्षण विधियां शिक्षण उपागम पर आधारित होती है। शिक्षण विधियां शिक्षण उपागम पर आधारित होती है। शिक्षण विधियां शिक्षण उपागम पर आधारित होती है। अगली पंक्ति में देखिए, एक उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देता है। एक उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देता है। इसी में लिखिए, कुछ सिखाने का तरीका, कुछ सिखाने का तरीका, कुछ सिखाने का तरीका जो सीखने वालों की मदद करने के लिए, जो सीखने वालों की मदद करने के लिए, जो सीखने वालों की मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों या तकनीकों का उपयोग करता है। कक्षा की गतिविधियों या तकनीकों का उपयोग करता है।
वह उपागम की श्रेणी में आता है। कक्षा की गतिविधियों या तकनीकों का उपयोग करता है, वह उपागम की श्रेणी में आता है। वह उपागम की श्रेणी में आता है। हमने क्या लिखा कि बच्चों को कुछ सिखाना है, तो सिखाने का जो तरीका आप माइंड में बनाएंगे और उसको प्राप्त करने के लिए आप कक्षा में जो गतिविधि करते हैं, जो तकनीक अपनाते हैं, वही क्या है जी? उपागम। भाई आपको सोचना तो पड़ेगा कि मुझे ये सिखाना है और ये सिखाने के लिए मैं किस ढंग से बच्चों को ये सिखाऊंगा। अब उस ढंग को चुन लिया आपने। अब भाई आपने चुन लिया कि पाठ पढ़ाते पढ़ाते सिखाऊंगा या रचना शिक्षण करवा के सिखाऊंगा। अब उस दौरान आप जो नई नई टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे तो उसका समग्र रूप ही क्या है? एक उपागम है। अगली पंक्ति में लिए किसी भी भाषा शिक्षण उपागम को समझना, किसी भी भाषा शिक्षण उपागम को समझना एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। किसी भी भाषा शिक्षण उपागम को समझना, किसी भी भाषा शिक्षण उपागम को समझना एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है कि भाषा क्या है, कि भाषा क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है, कि भाषा क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। भाषा क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। अब इस पंक्ति को एक बार पढ़िए। भाई एक भाषा क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है, इसका जो सैद्धांतिक स्वरूप आप ग्रहण करेंगे वही क्या है? उपागम। भाई एक तरीका अपनाएंगे कि ये भाषा ऐसी है, इसको हम सिखाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं, वही क्या है? उपागम है। आगे लिखिए। जैसे जैसे किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए, जैसे किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए हम एक पाठ योजना बनाते हैं। जैसे किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए, जैसे किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए हम एक पाठ योजना बनाते हैं और उस पाठ योजना में हम बच्चों को पाठ समझाने के लिए और उस पाठ योजना में हम बच्चों को पाठ समझाने के लिए, समझाने के लिए की जगह लिखो समझाने के दृष्टिकोण से, समझाने के दृष्टिकोण से अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। समझाने के दृष्टिकोण से अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर पाठ योजना एक उपागम है। तो यहां पर पाठ योजना एक उपागम है। और जिन तरीकों से हम उस पाठ योजना में, और जिन तरीकों से हम उस पाठ योजना में शिक्षण करवाते हैं, वह शिक्षण विधियां हैं। वह शिक्षण विधियां हैं। वह शिक्षण विधियां हैं। जिन तरीकों से हम उस पाठ योजना में शिक्षण करवाते हैं, वह शिक्षण विधियां हैं। एक बार पढ़िए, मैंने उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है
कि बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने के लिए हम कोई पाठ योजना बनाते हैं, उस पाठ को बच्चों को समझाने के लिए अपन अनेक शिक्षण विधियां अपनाते हैं। तो जो तरीके अपनाते हैं वो तरीके तो शिक्षण विधियां हैं, और पाठ योजना क्या है? उपागम। तो पाठ योजना तो एक सैद्धांतिक स्वरूप ही तो हुआ, एक रणनीति तो हुई कि मुझे यह पाठ बच्चों को इस ढंग से तैयार करवाना है। अब कक्षा में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप अलग अलग तरीके अपनाएंगे। भाई क्या स्थिति आएगी उस स्थिति के अनुसार तरीके अपनाएंगे। वो तरीके तो क्या है? शिक्षण विधियां। और वो पहले जो आपने सैद्धांतिक स्वरूप बनाया पाठ योजना, वो क्या है? उपागम। तो हम यह क्या क्या कह सकते हैं? पाठ उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देता है। अगली पंक्ति में लिखिए, भाषिक तत्वों भाषिक तत्वों जैसे ध्वनि, भाषिक तत्वों जैसे ध्वनि, शब्द और वाक्य के, भाषिक तत्वों जैसे ध्वनि, शब्द और वाक्य के प्रयोगात्मक व क्रियात्मक, प्रयोगात्मक व क्रियात्मक शिक्षण के, प्रयोगात्मक व क्रियात्मक शिक्षण के दो प्रमुख उपागम है। दो प्रमुख उपागम है। पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। भाषिक तत्वों के प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण के दो प्रमुख उपागम है, पाठ शिक्षण उपागम और रचना शिक्षण उपागम। और रचना शिक्षण उपागम। अरे भाई, पाठ संसर्ग उपागम में आप लोगों के द्वारा किए गए प्रयोग को बच्चों को दिखाएंगे, और रचना शिक्षण में बच्चों को खुद उसका क्रियात्मक, खुद उसको प्रयोग में लेना सिखाएंगे। अरे भाई, किसी कोई पाठ पढ़ेंगे तो कोई लेखक ही होगा, कहानी हो, भले नाटक हो, भले कोई निबंध हो, कुछ भी हो, उस लेखक के विचार आएंगे। तो उस लेखक ने शब्दों का, वाक्यों का कैसे प्रयोग किया, ये कहां देखने को बच्चे को मिलेगा? एक तो अलग से पढ़ाएं, एक उसका प्रयोग होते देखें। ठीक है, अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़ेगा तो बच्चे को ज्ञान होगा कि भाई कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता, किस ढंग से प्रयोग होता। और रचना शिक्षण में खुद उसका क्रियात्मक प्रयोग करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाया कि प्रयोगात्मक और क्रियात्मक दो रूप है, एक तो पाठ संसर्ग उपागम, दूसरा रचना शिक्षण उपागम। तो हेडिंग बनाइए, पाठ संसर्ग उपागम। मतलब क्या होगा पाठ संसर्ग का? बताइए। पाठ पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ भाषा के तत्वों का ज्ञान करवाना। वत्स, ऐसे पिता में भीष्म बोला करते हैं, वत्स मेरा मन तो बहुत करता है, ऐसे होते, दुर्योधन को मार डालो, लेकिन क्या? देखो, पाठ संसर्ग उपागम, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक के पाठों को पढ़ाते समय, इसका तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक के पाठों को पढ़ाते समय, पाठ्य पुस्तक के पाठों को पढ़ाते समय यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव भाषिक तत्वों की शिक्षा प्रदान करना। यथासंभव भाषिक तत्वों की शिक्षा प्रदान करना। भाषिक तत्वों की शिक्षा प्रदान करना। समझ में आ गई? एक ही पंक्ति में स्पष्ट हो गया। क्या? जितना संभव हो सके पाठ पढ़ाते समय भाषा के तत्व, भाषा के तत्व क्या? ध्वनि है, शब्द है, उपवाक्य है और वाक्य है, उनका ज्ञान देना। अगली पंक्ति में लिखिए, पाठ में प्रयुक्त, पाठ में प्रयुक्त
शब्दों व वाक्यों के आधार पर पाठ में प्रयुक्त शब्दों व वाक्यों के आधार पर उच्चारण, शब्दार्थ, उच्चारण, शब्दार्थ, शब्द रचना और वाक्य संरचना आदि संबंधी दक्षताओं को विकसित करना। एकदम स्पष्ट लिखवा दिया भाई। जब पाठ पढ़ाएंगे आप, आदि संबंधी दक्षताओं को विकसित करना। जब आप पाठ पढ़ाएंगे तो पाठ में बहुत से शब्द आएंगे, बहुत से वाक्य आएंगे, तो उन शब्दों के अर्थ भी होंगे, उन शब्दों की रचना कैसे हुई ये भी होंगी, उन वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी बता सकते हैं आप। बच्चों को साथ साथ उसका क्या करवा सकते हैं आप, ज्ञान करवा सकते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, इसमें भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग की क्रियात्मक प्रासंगिक व जीवंत रूप में शिक्षा प्राप्त होती है। कैसे भैया? भाई आपने पाठ पढ़ाया तो उस पाठ के अंदर सामने वाले ने उसका कैसे प्रयोग किया, उसका जीवंत उदाहरण मिल रहा है ना। एक तो आप उदाहरण दो और कहो कि साहब इन उदाहरणों का ऐसे ऐसे प्रयोग होता है भाषा में, ठीक है। एक आपने पहले से प्रयोग जो हो रखा है वह दिखाया, तो वो एक, और प्रसंग, किस प्रसंग के अनुकूल कैसे प्रयोग हुआ है उसका उदाहरण मिल जाएगा। भाई मान लीजिए आप एक तो इच्छार्थक वाक्य पढ़ा रहे हैं, इसमें आशीर्वाद का भाव भी सूचित होता है, सदा सुखी रहो। अब कोई आप कहानी पढ़ा रहे हैं, कहानी के अंदर माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, बेटे तुम बाहर जा रहे हो, वहां निरोगी रहना, सुखी रहना। तो आपने यहां ये प्रकट कर दिया, देखो माँ अपनी इच्छा प्रकट कर रही है, और ये ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छार्थ। बच्चा तुरंत ही समझ जाएगा कि जहां कामना का भाव आता है वहां वाक्य कैसा होता है? इच्छा। तो एक तो आपने अलग से एक उदाहरण दिया जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई प्रसंग नहीं है, केवल एक वाक्य है। एक आपने प्रसंग में प्रयोग होता उसको दिखाया, वो जीवंत शिक्षा हुई। ठीक है, आगे लिखिए। वे सिद्धांतों व नियमों के चक्कर से परे, देखो अगली पंक्ति में, वे कौन? छात्र। वे सिद्धांतों व नियमों के चक्कर से परे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा, वे सिद्धांतों व नियमों के चक्कर से परे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा प्रयोग व व्यवहार की दक्षता विकसित करते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा प्रयोग व व्यवहार की दक्षता विकसित करते हैं। इससे उनमें भाषा दक्षता प्राप्त करने की रुचि बनी रहती है। भाई अलग से आप पढ़ाओगे तो बच्चों को सिद्धांत बताने पड़ेंगे, नियम रटवाने पड़ेंगे। यहाँ डायरेक्टली प्रत्यक्ष का मतलब यही तो हुआ। जैसे ये मैंने माँ ने बच्चे के आशीर्वाद वाला उदाहरण दिया, तो यहाँ प्रत्यक्ष बच्चा उसका प्रयोग होते देख रहा है,
तो उसको नियम सिद्धांत रटने की जरूरत नहीं होगी, उसको स्वतः ही सीख जाएगा। अगली पंक्ति में लिखिए, पाठ संसर्ग में किसके कम अवसर मिलेंगे? वर्तनी शिक्षण के। अगली पंक्ति में लिखिए, पाठ संसर्ग उपागम में, पाठ संसर्ग उपागम में पाठ पढ़ाते समय, पाठ पढ़ाते समय सस्वर वाचन के माध्यम से, सस्वर वाचन के माध्यम से, पाठ संसर्ग उपागम में पाठ पढ़ाते समय सस्वर वाचन के माध्यम से उच्चारण शिक्षण का, उच्चारण शिक्षण का पर्याप्त अवसर मिलता है, उच्चारण शिक्षण का पर्याप्त अवसर मिलता है। लेकिन वर्तनी शिक्षण का, लेकिन वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है, लेकिन वर्तनी शिक्षण का अवसर कम मिलता है। अरे आप बोलोगे, पाठ में आदर्श वाचन आप कराओगे, बच्चे सस्वर वाचन करेंगे सामूहिक तौर पे, उच्चारण के अवसर तो मिल जाएंगे, गलत बोलेंगे वहां आप टोक भी देंगे, लेकिन वर्तनी शिक्षण की कोशिश कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा ना, आप ध्यान दिला सकते, देखो भाई ऐसे शब्दों का विशेष ध्यान रखना, वो कर सकते हैं, लेकिन कम अवसर मिलते हैं अपेक्षाकृत उच्चारण शिक्षण के। अगली पंक्ति में लिखिए, यह उपागम, यह उपागम शब्द शिक्षण की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। यह उपागम शब्द शिक्षण की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। यह उपागम शब्द शिक्षण की दृष्टि से विशेष उपयोगी है, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से शब्द शिक्षण के अनेक अवसर मिलते हैं, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से शब्द शिक्षण के अनेक अवसर मिलते हैं। हो गई बात भैया? शब्द शिक्षण के अनेक अवसर मिलते हैं। अरे पाठ पढ़ाओगे तो कई प्रकार के शब्द आएंगे, समास के भी, सामासिक पद भी मिलेंगे, संधि युक्त पद भी मिलेंगे, उपसर्ग प्रत्यय युक्त भी पद मिलेंगे, बहुत से शब्दों का आप अर्थ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार के शब्द आएंगे, तो शब्दों का बच्चों को क्या करवा सकते हैं? ज्ञान। उच्चारण शिक्षण का पर्याप्त अवसर मिला, शब्द शिक्षण का पर्याप्त अवसर मिला, वर्तनी शिक्षण का अपेक्षाकृत कम मिला। और कोई बड़ा पाठ है तो अलग अलग प्रकार के वाक्य भी आपको मिल जाएंगे, तो वाक्य शिक्षण का भी प्रचुर अवसर मिलेगा। तो लिखिए अगली पंक्ति में, शब्दों के अर्थ बोध। कोई शब्द सामने आया तो आपने बच्चों को उसका अर्थ सिखाया। शब्दों के अर्थ बोध, रचना, शब्द बना कैसे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से बना। शब्दों के अर्थ बोध, रचना, व विशिष्ट शब्दों के प्रयोग का, वह विशिष्ट शब्दों के प्रयोग का ज्ञान करवाया जा सकता है। विशिष्ट शब्दों के प्रयोग का ज्ञान करवाया जा सकता। क्या लिखा हमने इसमें? भाई आपने पाठ पढ़ाया तो शब्द आए, तो शब्द का अर्थ मैंने जो थोड़ी देर पहले समझा रहा था उस पंक्ति को मैंने लिखवा दिया, अर्थ का बोध करवा दिया। अब ये शब्द बना कैसे, शब्द की रचना का ज्ञान करवा दिया। कई स्पेशल शब्द आए, उनका प्रयोग किस ढंग से किया जा सकता है, किस संदर्भ और प्रसंग में किया जाता है, वो आपने समझा दिया। अब वाक्य की बात करें, अगली पंक्ति में लिखिए, निबंधात्मक पाठों के शिक्षण में, निबंधात्मक पाठों के शिक्षण में, निबंधात्मक पाठों के शिक्षण में, निबंधात्मक पाठों के शिक्षण में वाक्य शिक्षण का
यथेष्ट अवसर मिलता है। निबंधात्मक पाठों के शिक्षण में वाक्य शिक्षण का यथेष्ट मतलब यहाँ ठीक ठाक अवसर मिल जाता है, जितना आपको चाहिए। निबंधात्मक पाठों के शिक्षण में वाक्य शिक्षण का यथेष्ट अवसर मिलता है। ठीक है, अब लिखिए रचना शिक्षण भाग दूसरे वाला। भाई अब आपने जितना पाठ संसर्ग में उसको प्रयोग लोगों के द्वारा किया गया प्रयोग दिखाया, आपने ज्ञान दे दिया, शब्द रचना सिखा दी, शब्दों के अर्थ सिखा दिए, वाक्यों के स्ट्रक्चर सिखा दिए, और अच्छे अच्छे लेखकों की, भाई पाठ्य पुस्तक में तो अच्छे लेखक के पाठ आएंगे, आपने उन अच्छे अच्छे लेखकों के द्वारा उसका प्रयोग कैसे किया गया उसका उसको प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया। अब जब बच्चा खुद रचना करेगा तो उन तमाम चीजों का प्रयोग वो स्वयं करेगा तो आपको उसकी त्रुटियां सुधार करने का भी अवसर मिलेगा। देख भाई तूने ये प्रयोग किया, यहाँ ये क्या कर दी है, त्रुटि कर दी है। भाई जैसे वो आपका मौखिक रचना है, बोलते समय देख यहाँ हल्का सा तो बल देना चाहिए था, आरोह अवरोह में कमी थी, यहाँ उच्चारण में त्रुटि हुई है। लिखित रचना में देखो यहाँ वर्तनीगत त्रुटियां हुई है, ये वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार नहीं ऐसे होना चाहिए था, देखो ये कर्ता पहले आना चाहिए था, क्रिया अंत में आनी चाहिए थी। लोगों के द्वारा किया गया प्रयोग, जीवंत प्रयोग उसने पाठ संसर्ग में देखा, अब वो स्वयं प्रयोग करेगा तो सैद्धांतिक ज्ञान का क्रियात्मक प्रयोग किसमें होगा, रचना शिक्षण में। देखिए इसमें भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग का, इसमें भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग का प्रचुर अवसर मिलता है। इसमें भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग का प्रचुर अवसर मिलता है, प्रचुर अवसर मिलता है। रचना शिक्षण वस्तुतः अर्जित ज्ञान के, रचना शिक्षण वस्तुतः अर्जित ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम है। रचना शिक्षण वस्तुतः अर्जित ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम है। समझ आ गई? रचना शिक्षण वस्तुतः अर्जित ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम है, जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं। भाई आपने जो कुछ सीखा उसका प्रयोग करेंगे, वो किसमें करेंगे, रचना में। ठीक है, आपने हजारों निबंध पढ़े, अलग अलग शैली के निबंध पढ़े, अब आपको खुद को कोई निबंध लिखना को दिया जाए, तब जो है ना आप अपने पूरे ज्ञान का निष्कर्ष वहां जो है ना डाल देंगे। ठीक है, निचोड़ करके रख देंगे चूंटियों घी। ठीक है, कि भाई साहब अपनी ओर से बेहतरीन करेंगे। अब गुरुजी चेक करेंगे तो बताएंगे नहीं भाई यहाँ भाई मन में मोतीराम तो कोई भी बन सकता है ना। फिर बाद में आचार्य शुक्ल जैसे व्यक्ति आएंगे कोई, ठीक है, वो कहेंगे देखो यहाँ ये त्रुटि हुआ, ये बड़े परिश्रमी संकलन करता था, हटाओ इसको, ये गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तब पता चलेगा। तो अर्जित ज्ञान के, देखो ये शब्द शैली थोड़ी क्लिष्ट है लेकिन कंसेप्ट तो समझ आएगा ना। अर्जित ज्ञान के प्रयोगात्मक अभ्यास का उपागम क्या है, रचना शिक्षण। अगली पंक्ति में लिखिए साहब, रचना के दो रूप हैं, रचना के दो रूप है, मौखिक रचना व लिखित रचना। रचना के दो रूप है, मौखिक रचना व लिखित रचना। अब भाई मौखिक में बोलने के अवसर ज्यादा मिलेंगे और लिखित रचना में लिखने के ज्यादा मिलेंगे। बोलेंगे तो उच्चारण शिक्षण होगा और लिखेंगे तो वर्तनी शिक्षण होगा। ठीक है भाई, आपने हजारों शब्द पढ़े तो हैं, खुद लिखेंगे तब पता चलेगा कि इसमें वो ई की मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, वहां समस्या होगी। फिर बाद में देखेंगे क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे उस समय पता चलेगा। और उच्चारण करेंगे तब पता चलेगा कि आपने कैसा उच्चारण किया। तो लिखिए, मौखिक रचना में उच्चारण शिक्षण का अधिक अवसर मिलता है। मौखिक रचना में उच्चारण शिक्षण का अधिक अवसर मिलता है एवं लिखित रचना में वर्तनी शिक्षण का, एवं लिखित रचना में
वर्तनी शिक्षण का। मौखिक रचना में उच्चारण शिक्षण का अधिक अवसर मिलता है एवं लिखित रचना में वर्तनी शिक्षण का। ठीक है, बाकी वाक्यों के प्रयोग यहां भी हो जाएंगे, शब्दों का प्रयोग भी हो जाएगा, शब्द ज्ञान भी होगा। भाई वाक्यों के आपने कितने स्ट्रक्चर सीखे, आप खुद लिखेंगे, खुद प्रयोग में करेंगे। ठीक है, आपने दूसरे लेखकों के तो देखे, ठीक है, आपने गुरुजी से भी सुने, खुद उनका प्रयोग करेंगे। रचना के अंदर आप कैसे भावाभिव्यक्ति करते हैं, कैसे विचाराभिव्यक्ति करते हैं, कैसे वाक्यों का प्रयोग में लेते हैं, सबके अवसर आपको पर्याप्त इसमें मिलते हैं। जो कुछ सीखा उसका प्रयोग करने का अवसर किसमें मिलता है? रचना शिक्षण में। तो मौखिक रचना क्या क्या होती है नाम लिख लो, लिखित रचना क्या क्या होती है लिखो। मौखिक रचना के रूप, मौखिक रचना के रूप, वार्तालाप, वार्तालाप, वर्णन, वर्णन, भाषण, संवाद, वाद विवाद, समाचार दर्शन, कविता सुपाठ, कविता सुपाठ, कविता सुपाठ आदि। भाई आपको कविता पढ़ने के लिए कहा जाए तो आपके आरोह अवरोह यति गति विश्राम लय ताल का सब पता चलने वाला है। ठीक है, और आपको भाषण के लिए कहा जाए, वार्तालाप करना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे अभिवादन करते हैं, कैसे सत्कार कहते हैं, कैसे धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उससे आपको पता चलेगा। अब लिखिए लिखित रचना के रूप। लिखित रचना में क्या क्या होता है? लिखित रचना के विभिन्न रूप या रूप। लिखित रचना के रूप, व्याख्या, किसी बिंदु की व्याख्या लिखने के लिए कहा जाए तब पता चलेगा कि आपको कितने पर्यायवाची पता है, उसके अर्थ जान पाते हो या नहीं जान पाते, उसके अंदर किस प्रकार के वो उसका प्रयोग हुआ है, ऐसी भाषा शैली है, आपको लिखना पड़ेगा ना। व्याख्या, सार संक्षेपण, वो आता ना संक्षिप्तीकरण, एक टॉपिक होता है आरएस में पढ़ाया करते हैं हम, संक्षिप्तीकरण, सार संक्षेपण। भाई आपको 500 शब्दों का कोई अवतरण दे दिया, अब आपको 150 शब्दों में उसका पूरा सार लिखना है। तो कई बच्चे तो कलाकार होंगे, एक एक वाक्य छोड़ छोड़ करके लिख देंगे, अब उसके अंदर वो पूरा मंतव्य नहीं आ पाता। ठीक, वो भी अपने आप में एक बड़ा अद्भुत कौशल होता है भैया। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि शब्द आपके होने चाहिए, भाव उसके, पर भाव तो उसमें लिखे हैं। अब कई बच्चे उसको संक्षेपण लिखते लिखते अपने बातें लिखने लग जाते हैं। मान लीजिए सामने वाला जो अवतरण है, गद्यांश है, उसमें कही गई बातों से बच्चे असहमत होते तो अपनी असहमति जता देते हैं, या उससे सहमत होते तो एक दो बातें अपनी ओर से जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना होता। आपसे अपनी राय पूछी है क्या अगले ने? नहीं पूछी। अगले ने प्रश्न क्या दिया है कि 500 शब्दों में जो बात कही उसको 150 में निपटाना है। ठीक है, अब आप उन्हीं आए हुए शब्दों का बार बार प्रयोग करोगे तो नकल लगेगी। ठीक है, शब्द आपके, भाव उसके, तो संक्षिप्तीकरण का हम अभ्यास करवाया करते हैं आरएएस में। ठीक है, तो ये बड़ा एक अच्छा टॉपिक होता है, तो लेकिन इसमें बड़ा जोर आता है। अब इसको जबरदस्ती मस्तिष्क में नहीं घुसाया जा सकता किसी के। ठीक है, मतलब किसी ने पाठ संसर्ग उपागम में किसी ने कितना सीखा है उसका यहाँ पता चलेगा रचना शिक्षण। आगे लिखे सार संक्षिप्तीकरण। जी, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण अंग्रेजी में समरी लिखना। हाँ समरी। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, अगली पंक्ति में क्या दूसरा लिखिए, पल्लवन, भाव पल्लवन, भाव पल्लवन। ये क्या होता है भैया? विस्तार। जैसे एक पंक्ति देती, प्रभुता पाही काहि मद नाही, मैं तो रामचरित की पंक्तियों का अभ्यास करवाता हूं प्राय। प्रभुता पाही काहि मद नाही, कि बड़प्पन मिलने पर किसे अहंकार नहीं आता। एक पंक्ति है, एक पंक्ति का, अब इस बात को 150 शब्दों में समझाना। ठीक है, तो यहां भी बड़ा जोर आता है। अपनी ओर से खंडन और मंडन दोनों से बचना होता है। यदि आप लेखक की बात से असहमत है तो आपको असहमति नहीं प्रकट करनी। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है, मानवीय स्वभाव है, वो जो तटस्थता होती है ना, तटस्थता,
वो रखनी है। ठीक है, अपन पक्ष में होते तो लिख देते देखो उसके ऐसा आया, उस ऐसा नहीं, प्रभुतापाहिका इसी बात को विस्तारित करना, भले आप इससे सहमत है भले आप असहमत है। 150-200 शब्दों में विस्तार करना होता है। तो कई बच्चे तो एक ही बात को घुमा घुमा करके लिखते रहते, जगह छोड़ छोड़ करके, शब्दों को मोटा लिख लिख करके, पंक्तियां भरने के चक्कर में। कई अब इस बात को, मान लीजिए आपका निर्भर करेगा, इस बात को आप विस्तार दे रहे हैं तो आप ऐसी ही किसी पंक्ति, कही गई पंक्ति आपने किसकी कह दी, रहीम जी की लिख दी, या कोई संस्कृत में कालिदास की ऐसी ही बात प्रकट करने वाली कोई पंक्ति लिख दे, तो लेखक को, पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ इसको इस बात का ज्ञान था, इसने इस बात की पुष्टि के लिए 2 उदाहरण और दिए हैं, उससे पता चलेगा। अब आपन इसी को घुमा घुमा करके लिखते जाए चाशनी में भी जलेबी की तरह, तो सामने वाले को पता चल जाएगा माहौल बनाना आता जाता कुछ नहीं है। हाँ हाँ, बड़ा हुआ या तो क्या भाई। हाँ ठीक है, आगे लिखे निबंध, निबंध, कहानी, पत्र लेखन आदि। निबंध, कहानी, पत्र लेखन आदि। ठीक है, ये मौखिक रचना और लिखित रचना क्या क्या हो सकती है, यह हमने लिखा। शब्द शिक्षण के अवसर मिलेंगे वहां उच्चारण शिक्षण का मौखिक रचना में, और लिखित रचना में वर्तनी शिक्षण का। अब आप इसमें शब्दों का प्रयोग भी करेंगे और वाक्यों का प्रयोग भी करेंगे, तो इसमें शब्द शिक्षण और वाक्य शिक्षण के भी क्या मिल जाते हैं, आपको अवसर मिल जाते हैं। तो एक लाइन और लिख लीजिए, शब्द शिक्षण व वाक्य शिक्षण के भी यथेष्ट अवसर मिलते हैं। शब्द शिक्षण व वाक्य शिक्षण के भी यथेष्ट अवसर मिलते हैं। शब्द शिक्षण व वाक्य शिक्षण के भी यथेष्ट अवसर मिलते हैं। ठीक है भैया, तो ये आपके 2 उपागम थे, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। वैसे हर्बर्ट उपागम, इकाई उपागम, दल शिक्षण उपागम, अभिक्रमित अनुदेशन उपागम, वो भी तकरीबन उपागम ही, वो भी एक रणनीति तो है कि कैसे सीखा जाए। ठीक है, इसी के साथ हम आज की कक्षा को देते हैं विश्राम। ओके, जय हिंद।